नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्हीं तिथियों को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा रहेगा, इसमें लगभग 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण तिथियाँ थी उन तिथियों के बारे में हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हमने काफ़ी सारी तिथियों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, एक बार ये रिकॉल करा देते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या। हमने 1885 के कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था 1905 में जो बंगाली विभाजन हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने 1907 के सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1911 में जो बिहार बनाने की बात की गई थी, बंगाली विभाजन रद्द करने की बात की गई थी। ठीक है, राजधानी परिवर्तन की बात की गई थी, तो इसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा था 1911 में। 1911 के बाद हमने पढ़ा था 1916 के बारे में, जहाँ पर लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में। फिर हमने पढ़ा था 1918 के खेरा सत्याग्रह के बारे में। फिर हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट के बारे में जो 1919 में आया था भारत में। फिर 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद 1919 में जो खिलाफत आंदोलन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में जो चौरी चौरा कांड होता है हमने उसके बारे में पढ़ा था। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है तो हमने स्वराज पार्टी के बारे में भी पढ़ा। 1923 के बाद 1924 का जो समय आता है, जो बेलग्राम अधिवेशन होता है गांधी जी के द्वारा, हमने उसके बारे में भी पढ़ा। 1925 में जो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान हुआ था हमने उसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन बना था वो भी हमने पढ़ा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया वो भी हमने पढ़ा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रसारित किया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, वो भी हमने पढ़ा। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ उसके बारे में भी हमने बात की। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। इरविन समझौता हुआ था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन 3 व्यक्तियों को फांसी हुआ था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो 1931 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग 1932 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एकदम इत्मीनान से आपको बस ये लेक्चर सुनने हैं और जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं उसको इत्मीनान से देखना है। 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर बाकी पिछले वाले डेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग बात करेंगे 1932 के बारे में। 1932 के बारे में देखिए 1932 में एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक, तो 1932 में एक पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, ठीक है, तो इस पूना पैक्ट के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो ये जो पूना पैक्ट है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे पूना पैक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए पूना पैक्ट एक्चुअल में था क्या, तो एक समझौता हुआ था पूना में। पूना में एक जेल है यरवदा जेल। ठीक है, तो पूना की यरवदा जेल में उस समय महात्मा गांधी कैद थे। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना के यरवदा जेल में एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूना पैक्ट को समझने के लिए आपको थोड़े से पीछे आने होंगे और 1930, 1931 और 1932 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इस गोलमेज सम्मेलनों के बारे में थोड़ी सी आपको जानने होंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से हमें कनेक्ट कर रहे हैं इस तीनों को, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए आपको 3 चीज़ समझना है। ठीक है, पहला 1930 का। ठीक, पहला 1930 में क्या हुआ था, तो इस समय हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। ठीक, तो याद रखना है 1930 में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की हम बात करेंगे तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 31 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 में हुआ था। ठीक, देखिए, तो पूना पैक्ट कैसे होता है, तो आइए थोड़ी सी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीधे। ठीक है, देखिए 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब अंग्रेजों को इस बात की मिर्ची लग गई कि हमने कांग्रेस को बुलाया लेकिन कांग्रेस में से कोई नहीं आया, तो इसको लेकर उन लोगों ने फिर से रखा था 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और इसमें उन लोगों ने जबरदस्ती चाहा कि कोई कांग्रेस से आए। तो 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इरविन से समझौता करने के बाद गांधी जी तैयार हो जाते हैं और कांग्रेस के नेता के रूप में पहुंचते हैं लंदन, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा होता है वहां। तो 1931 में जाने के बाद
वहीं पे पहली बार जो है ना दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। मतलब कहा गया था कि भारत में जो दलित वर्ग के लोग हैं उन दलित वर्ग के लोगों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाया जाए और उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया जाए। मतलब कि उस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कोई दलित ही चुनाव लड़ सकता है, दूसरा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक, अब ये बात भीमराव अंबेडकर एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किए थे। गांधी जी को लगता था कि अगर यहाँ फिर से अगर निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है वो भी अलग, तो हो सकता है कि जैसा 1909 में मुस्लिम लीग को दिया गया था, ठीक है, वो जो मार्ले मीटो सुधार था 1909 का, उसमें मुस्लिमों को पृथक क्षेत्र दिया गया था और यहाँ जो है दलितों को क्षेत्र दिया जा रहा है। तो ऐसी संभावना थी कि आने वाले समय में ये लोग भी अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर सकते थे। तो इसी चीज को देखते हुए गांधी जी ने अपनी सोच को दूरदर्शी रखते हुए, ये चीज उनको पहले ही दिख रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा होगा कि दलितों के लिए अलग जो क्षेत्र मिले ये उचित नहीं है। तो इस चीज को गांधी जी यहाँ से नेग्लेक्ट करते हैं और बीच में ही सभा छोड़ के वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और इस तीसरा गोलमेज सम्मेलन में होता क्या है कि यहाँ कांग्रेस की तरफ से फिर से कोई नहीं जाता है। ठीक है, अब इस चीज का लाभ उठा के अंग्रेज भी गुस्साए हुआ था कि कांग्रेस का कोई भी नेता जो है यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस बात से अंग्रेज भी गुस्साए हुआ था, तो उसने क्या किया कि उसने भीमराव अंबेडकर को क्या किया, तो यहाँ पर दलित के लिए, ठीक है, पृथक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, देखिए, तो दलितों के लिए हमने बात किया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया 1932 में। ठीक है, अब इसके लिए होता क्या है कि जैसे ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलता है, एक अलग निर्वाचन मंडल मिलता है, गांधी जी इस चीज़ का विरोध करने लगे। ठीक है, और 1932 में गांधी जी को गिरफ्तार करके, ठीक है, 1932 में गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ डाला गया था, तो इन्हें डाला गया था पूना के यरवदा जेल में। ठीक है, पूना के यरवदा जेल में। ठीक, अब होता क्या है कि इसी यरवदा जेल में ही गांधी जी बैठ जाते हैं अनशन पे। इस यरवदा जेल में ही गांधी जी बैठ जाते हैं अनशन पे कि जब तक इस, ठीक है, कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि गांधी जी का सेहत लगातार बिगड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ एक और दिक्कत थी कि भीमराव अंबेडकर जो थे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे। ठीक है, तो बात यह था कि गांधी जी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो देश के एक लंबी चौड़ी जनसंख्या था वो गांधी जी के साथ था, तो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर का जो उनका लोकप्रियता है उसमें कमी देखने को मिल रही थी। और भीमराव अंबेडकर को भी ऐसा डर लगने लगा था कि अगर किसी कारणवश गांधी जी को, बापू को कुछ हो जाता है तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के लिए वो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने भी, ठीक है, गांधी जी से बात करने का प्रयास किया और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट कराया गया। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट कराया गया। ठीक है, पूना पैक्ट कराया गया गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इस पूना पैक्ट में होता क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज लोग जो है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र सौंपे थे इन लोगों को अलग से। तो गांधी जी ने बोला कि जितना आपको अंग्रेज लोग निर्वाचन क्षेत्र दे रहा है हम उसका डबल देंगे आपको, लेकिन शर्त बस ये है कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, तो भारत के किसी एक क्षेत्र में दे रहा था वो लोग। ठीक है, मतलब कि जो भी दलितों के लिए क्षेत्र मिल रहे थे वो भारत के किसी एक ही क्षेत्र में मिल रहा था। जैसे मान लीजिए कि अगर भारत का ये वाला क्षेत्र जो है मान लीजिए दलितों को दे दिया गया, ठीक है, उनके लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दिया गया, तो ऐसा संभावना था कि भविष्य में आने के बाद ये लोग भी एक अलग राष्ट्र की मांग कर सकते थे। जैसा कि इधर दिया गया था, तो भविष्य में आने के बाद इन लोगों ने मांग किया पाकिस्तान की, और एक अलग, मतलब भारत की विभाजन भी हो गया, पाकिस्तान भी बन गया। तो इसी बात का डर था कि जैसा थोड़ी, क्योंकि 1929-30 से ही थोड़ी बहुत जो है ना मुस्लिम लीग के सोच में ये आने लगा था कि हमें एक अलग राष्ट्र की मांग चाहिए। तो गांधी जी उस चीज को भली भांति देख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1932 में जब ये दलितों के लिए सेम चीज किया गया तो इस चीज को गांधी जी एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। ठीक है, अब गांधी जी बोले कि आपको एक जगह ना देकर हम जो क्षेत्र देंगे वो पूरे भारत में देंगे। ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक अलग अलग करके देंगे पूरे भारत में। ठीक है, आपको भी अधिकार मिल जाएंगे, कुछ पर्सनल रिजर्व क्षेत्र आपको भी मिल जाएंगे और पूरे भारत में मिलेगा, ताकि अगर कभी ये दोनों या कभी ये सभी लोग अगर चाहे आजाद होने का, तो भैया पूरे भारत को थोड़ी आप ले लोगे,
ठीक है, इसलिए ये कभी संभव नहीं था। तो यही कारण था कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पुणे समझौता होता है और भीमराव अंबेडकर इस चीज़ को मान लेते हैं। ठीक है, देखिए भीमराव अंबेडकर को ऐसा उनका मानना था कि उनको दलितों के लिए कुछ अधिकार चाहिए थे, उनको अधिकार मिल रहे थे और जो अंग्रेज लोग दे रहा था उसे डबल अधिकार मिल रहे थे। ठीक है, तो आसानी से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और यहीं पर पूना पैक्ट सफल होता है। ठीक है, तो 1932 के इस पूना पैक्ट के बारे में 2-4 बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब आइए गोलमेज सम्मेलन से एक और बात याद रखेंगे कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है। तो याद रखेंगे कि इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो अंबेडकर जो है ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो वहां पर भाग लिए थे। ठीक है, चलिए अब आइए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में, तो 1932 के बाद आइए सीधे 1942 पे चलते हैं। चलिए आइए, तो हमने बात कर लिया 1932 के बारे में। अब आइए हम लोग बात करते हैं, एक डेट है 1938 का। ठीक है, ये 1938 वाला डेट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 1938 के डेट को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, 1938 और 1939 ये दो डेट है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो डेट है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग आइए बोस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए हुआ ये था कि 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। तो 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1938 में कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में। और इस हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे, तो इसके अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1938 में। ठीक है, अब देखिए 1938 तक तो ठीक है, समय आता है 1939 का, और 1939 में जो अधिवेशन होता है ये होता है त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन, तो त्रिपुरी अधिवेशन। अब देखिए समस्या कहाँ आता है। ठीक, तो 1938 के 39 के इस त्रिपुरी अधिवेशन में समस्या उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष बन गए, लेकिन 1939 में कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद पे ना आए। और उस कुछ लोग में कौन लोग थे, तो गांधी जी और जो भी उनके समर्थक लोग थे। ठीक है, तो गांधी जी का यहाँ मानना था कि सुभाष चंद्र बोस को 1939 के लिए त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता न सौंपा जाए। अब गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, बात ये आता है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करे, अध्यक्ष बने, इसमें गांधी जी को क्या समस्या था। तो देखिए समस्या कहाँ था, तो बात ये था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था कब, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात यह था कि स्टार्टिंग के पीरियड में, ठीक है, जो जर्मनी था जिसका तानाशाह जो था हिटलर था, वो मतलब भिगो भिगो के पीट रहा था यहाँ पर किसको, ब्रिटेन को। और ब्रिटेन इतना ज्यादा पिटा रहा था कि ब्रिटेन की स्थिति पूरी खराब हो गई थी। ठीक, अब यहाँ बात था कि सुभाष चंद्र बोस ऐसा प्लान बना रहे थे कि जब ब्रिटेन उधर उस युद्ध में उलझा हुआ है तो हम लोग भारत में आंदोलन करके इसको आजाद करा लेते हैं, ऐसा यहाँ पर उनका प्लान था। लेकिन गांधी जी का मानना था कि अभी कुछ करना उचित नहीं है, क्योंकि वो वहां युद्ध में लगा हुआ है। अगर बाय द वे कुछ हम लोग एक्शन करते हैं तो हमारे लिए समस्या का सबब बन सकता है, क्योंकि जो इस समय पर 1939 में जो वायसराय के पद पर था जिसका नाम था लॉर्ड लिनिथगो, तो लॉर्ड लिनिथगो ने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भारत के लोग आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से बम बरसाए जाएंगे। अब इसको लेकर कुछ लोगों के अंदर दहशत बन गई थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, वो क्रांतिकारी सोच के थे। ठीक, तो उनके इस क्रांतिकारी सोच के कारण गांधी जी उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होना है, यहां अध्यक्ष के पद पे किसको चुना जाएगा, तो यहां पर पट्टाभी सीतारमैया को चुना जाएगा। ठीक है, अब मसला ये आया
कि एक गांधी जी चाह रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया 1939 में अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे सभी लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ अध्यक्ष के पद पे कौन आए, तो अध्यक्ष के पद पे यहाँ पे ठीक है सुभाष चंद्र बोस आए। अब बाद में होता क्या है कि ऐसा होता है कि प्लान किया जाता है कि ऐसा करते हम लोग कि चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, मतलब मतदान कराया गया। तो 1939 में मतदान कराए गए, ठीक है, मतदान कराए गए और इस मतदान में दो कैंडिडेट को खड़ा किया गया। एक खड़ा किया गया सुभाष चंद्र बोस को और दूसरा खड़ा किया गया पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का कैंडिडेट कौन था। गांधी जी किसको खड़ा किए थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए थे ये, ठीक है। चलिए अब यहां से इलेक्शन होता है, ठीक है, चुनाव होता है और इस मतदान में ज्यादा वोट आते हैं सुभाष चंद्र बोस के पास और सुभाष चंद्र बोस जो यहां पर है वो फिर से त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने चुना, गांधी जी इस बात से नाराज हो जाते हैं और गांधी जी यहां पर कहते हैं कि कांग्रेस जो है अब बर्बाद हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो गांधी जी का बात वहां पर नहीं माना जा रहा था। तो इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, कभी फुर्सत मिले तो उस कहानी को सुनाएंगे। फिलहाल आइए हम इस महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की हमने बात कर लिया, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की बात कर लिया। अब देखिए यहां पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि बार बार ऐसा देखा जा रहा था कि गांधी जी और कांग्रेस के जो भी नेता थे या सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों में खटपट हो रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को एक बात साफ साफ दिख रहा था कि अगर हम ज्यादा लंबे समय तक ऐसे खटपट वाली सिचुएशन को क्रिएट किए तो हो सकता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाला जो चल रहा है आंदोलन, वो आंदोलन फीका पड़ जाए। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ जो है खुद से यहाँ मतलब क्या करते हैं कि इस अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर देते हैं और रिजाइन करके ये पद खाली कर देते हैं ताकि कांग्रेस में किसी प्रकार का फूट ना पड़े, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, फिर से एक बार ना पड़े। और उस समय पर जब हम लोग एकदम करीब हो आजादी के, तो उस समय पर कोई फूट ना पड़े, इसको लेकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में यहां से क्या करते हैं, तो पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस यहां पर इस्तीफा दे दिए। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब बोस ने इस्तीफा दिया तो इनके इस्तीफा देने के बाद अगला अध्यक्ष कौन बना। तो जैसे ही इस्तीफा ये देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद बुलाया जाता है किसको, पट्टाभी सीतारमैया को, कि सीट खाली हो गया है, आइए आपको डायरेक्ट अध्यक्ष के पद पे नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया इस बात से ठीक है नाराज थे कि उनको इस इलेक्शन में हार के सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने इस पद को धारण करने से मना कर दिया, बोला कि हम ये अध्यक्ष का पद नहीं लेंगे। फिर बाद में अध्यक्ष के पद पे किसको लाया गया, तो अब यहां पर अध्यक्ष बनाया गया। बोस के बाद जो अध्यक्ष बने उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के बाद, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, इस त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये 1939 की बात हमने कर ली, ठीक। अब देखिए यहां से जब सुभाष चंद्र बोस निकलते हैं तो ये कहां जाते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस एक लंबा टॉपिक है, एक दिन हम 1 घंटे का वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा का पूरा आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, ये आज लगभग डेट खत्म हो जाएंगे और इस डेट खत्म होने के बाद हम लोग एक एक टॉपिक वाइज जो है ना यहाँ डील करना शुरू करेंगे। जैसे 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति, ठीक है, 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था वो सब, ठीक है, या उसके बाद कांग्रेस से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनने वाले हो, गवर्नर वायसराय से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनने वाले हो, ठीक है, या फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो बनने वाले हो। आप लोग यहाँ गौर किए होंगे कि हमने 1935 का डेट छोड़ दिया, जबकि भारत के लिए 1935 का डेट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी चीजें ली गई है उसमें मैक्सिमम चीज जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो हम लोग 1935 के शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वो खिचड़ी ना हो और एक ही जगह आपको सारा के सारा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। तो उस कंटेंट को हम लोग लेंगे वहां से, फिलहाल यहां देखिए, ठीक। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक। देखिए तो सुभाष चंद्र बोस जो थे ये, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जो है ये अध्यक्ष बन जाते हैं और जैसे ही राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, तो यहां से कांग्रेस का कार्य आगे बढ़ने लगता है, ठीक। अब आइए 1939 के बाद अगला एक आपको डेट याद रखना है 1942 का। 1942 में ऐसा क्या है तो याद रखेंगे कि 1942 में एक मिशन आया था ब्रिटेन से। कौन सा मिशन था, तो क्रिप्स मिशन था,
ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में आया था, ठीक है। और इसका जो हेड था, लीडर था, वो कौन था, तो क्रिप्स था। और ये जो क्रिप्स बंदा था, ये क्रिप्स बंदा जो है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, इन लोगों के साथ ही में ये अपना एजुकेशन लिए हुआ था। जो एडवोकेट का, ठीक है, वो कोर्स था, उन लोगों ने एक ही साथ किए हुआ था, पढ़ाई एक ही साथ किए हुआ था, ठीक है। तो इसलिए क्रिप्स को भेजा गया ताकि क्रिप्स जो है आसानी से भारत में जो भी नेता लोग थे उनको आसानी से समझा सके। अब बात है कि क्रिप्स मिशन भेजने के पीछे क्या कारण था, ऐसा अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था कि क्रिप्स मिशन भेज रहा, ठीक है। तो उद्देश्य देखिए, पहले देखिए अंग्रेजों ने बताया क्या, तो अंग्रेजों ने यहां बताया था कि क्रिप्स मिशन हम भेज रहे हैं ताकि संविधान सभा का गठन किया जा सके, ठीक है, संविधान सभा के गठन के लिए। मतलब कि अंग्रेजों ने कहा कि हम ब्रिटेन से एक मिशन भेज रहे हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, तो संविधान सभा गठन करने के लिए आपको वो, ठीक है, जो भी उपाय होगा वो बताएगा कि कैसे कैसे किया जा सकता है, और आपको एक संविधान सभा बना के देगा जिसके तहत आप अपने बारे में कानून बना सकते हो, ठीक है। तो ये उनकी ऐसी मतलब कहना था कि हम इसलिए ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लोग ला किस लिए रहा था, तो ये लोग ला रहा था किस लिए, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, इस सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सेना का सहयोग लेने के लिए, भारतीय सेना का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इनको भारतीय सेना के सहयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ा है क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में 1914 से 18, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि भारत से लगभग 13 लाख के आसपास सैनिक भाग लिए थे। 13 लाख, आप सोच सकते हैं कितना लंबा चौड़ा संख्या है, ठीक है। अब 13 लाख सैनिक भारत का ब्रिटेन के तरफ से लड़ा, और ब्रिटेन के तरफ से लड़ने के बाद उन लोगों ने ब्रिटेन को उस युद्ध में जीत दिलाई थी, ठीक है। चलिए, तो ब्रिटेन को जीत दिलाया था, ठीक है, 13 लाख सैनिक। अब ये लोग चाह रहे थे कि फिर से एक बार लंबी चौड़ी जो है वो हमें मतलब सेना का सपोर्ट मिले, लेकिन भैया ठेस एक ही बार लगती है। अगर आप उसी रास्ते से दोबारा गुजर रहे हैं तो बिल्कुल याद आएगा कि अगली बार आपको ठेस कहां लगी थी। तो यहां पर भारतीयों को साफ साफ याद आ रहा था कि एक बार हमें 1914 में ठेस लग चुका है और दोबारा हम ठेस नहीं लगाएंगे, कोई भी व्यक्ति दोबारा ठेस नहीं लगाना चाहेगा। तो यहां से भारत के लोग सहयोग करने से मना कर दिए थे, तो इसीलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था ताकि भारतीयों को समझाया जा सके और सहयोग प्राप्त किया जा सके। क्रिप्स आया, बेचारा समझाया, ठीक है, गांधी जी को भी समझाया। गांधी जी यहां पर चुपचाप मान लिए कि ठीक है आप चलिए ब्रिटेन, हम पीछे से अपनी सेना को भेज रहे हैं, ठीक है। अब क्रिप्स खुश होकर ब्रिटेन चला जाता है कि गांधी जी हमारे सहयोग के लिए सेना भेज रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही क्रिप्स उधर गया, इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट समझिए। ये वही व्यक्ति है, क्रिप्स जो है, ये क्रिप्स वही व्यक्ति है, ये क्रिप्स वही व्यक्ति है जो साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन जो भारत आया था, इस साइमन कमीशन का सदस्य था ये, ठीक है। जो 7 सदस्य आए थे ना साइमन कमीशन में, उसी में एक सदस्य था कौन, तो एक सदस्य था क्रिप्स, ठीक है। आइए 1942 के बारे में हम लोग 2-4 बात समझते हैं कि 1942 के जो ये आंदोलन हुआ था इसमें क्या, देखिए तो याद रखेंगे कि 1942 में जो आंदोलन हुआ था, 1942 में जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब कि पूर्ण रूप से यहाँ अंग्रेजों को भारत से भगाने का व्यवस्था चल रहा था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये लाने का प्रस्ताव किसका था। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, चलाने का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो प्रस्ताव पेश किए थे कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो नेहरू जी के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था, नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था 1942 में, ठीक। अब देखिए एक्चुअल में बात क्या था। हालांकि नेहरू जी नहीं चाह रहे थे ऐसा कि भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चलाया जाए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से जो लॉर्ड लिनिथगो था, ठीक है, जो उस समय वायसराय था, ठीक,
उसने ऐसा धमकी दिया था कि हेलीकॉप्टर से बम गिराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि अभी आंदोलन करना उचित नहीं है, ठीक है। और गांधी जी समझ गए थे कि बिना आंदोलन का अब आज़ादी नहीं मिलने वाला है और यही सही समय है आंदोलन करने के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया तो जवाहरलाल नेहरू इसे तैयार नहीं हो रहे थे। तब क्या किया गया कि जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी ने, ठीक है, मीडिया के सामने सारा के सारा व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के मत्थे थोप दिया, ठीक है। मतलब ये आए और मीडिया के सामने आके कह दिए कि भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे और इस सारा इसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो जवाहरलाल नेहरू संभालेंगे। अब बात यह था कि मीडिया के सामने वो मना भी नहीं कर सकते हैं, मना करेंगे तो उनका लोकप्रियता खत्म हो जाएगा क्या, और करेंगे तो उधर ब्रिटेन के तरफ से उनका हालत खराब होगा। तो इस कश्मकश में फंस जाते हैं। लेकिन बात था कि भारत में जनता का साथ तो चाहिए था, तो यहाँ पे नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू भी हो गई। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू होना था 9 अगस्त को, 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को ये शुरू होना था। लेकिन क्या करता है कि अंग्रेज लोग एक दिन पहले ही, मतलब कि मान लीजिए कि आज है 8 अगस्त, कल है 9 अगस्त, तो आज 8 अगस्त के रात में ही सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। एक ऑपरेशन चलाया गया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है। ऑपरेशन 0 आवर चलाकर जितने भी भारत के महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, तो जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उस समय सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही होता है कि अगला दिन जब समय आता है 9 अगस्त का, तो अगले सुबह जनता जो है वो सड़क पे आ जाती है आंदोलन करने के लिए। लेकिन बात था कि जैसे ही जनता आंदोलन करने के लिए आती है तो अपने सारे लीडरों को वो जो है ना अनुपस्थित पाती है वहाँ। वह देखता क्या है जनता कि कोई भी हमारे महत्वपूर्ण नेता में से यहाँ शामिल नहीं है। और बात यहाँ यह है कि जब तक कोई नेतृत्व करता नहीं होता है कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता है। तो जनता के मन में ऐसा आने लगा कि जो भी हमारे नेता लोग हैं वो डर के भाग गए हैं। लेकिन बात तो यहाँ ये था कि पिछले रात को ही अंग्रेजों ने इस ऑपरेशन के तहत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तभी क्या होता है कि रेडियो पर एक प्रसारण आता है, ठीक है, रेडियो पर एक प्रसारण आता है किसका, तो उषा मेहता का, ठीक है, याद रखेंगे उषा मेहता। उषा मेहता जो है ये रेडियो पर प्रसारण करती है, एक महिला थी और ये रेडियो पर प्रसारण करती है कि जो भी हमारे नेता लोग थे उन सभी नेताओं को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो उषा मेहता ने बताया, ठीक है, किसके द्वारा, तो रेडियो से इन्होंने बताया था कि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिए, ठीक है। बताया कि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। ऐसा उषा मेहता ने रेडियो पे खबर किया, तब जाके जनता को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो एक यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, ये आंदोलन जो था ना, ठीक है, ये नेतृत्वहीन माना गया, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी लीडर का ऐसा नहीं देखा गया कि कोई लीडर है यहाँ पर, ठीक। तो अगर कभी आपसे पूछे, अगर आपसे कभी पूछे कि ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन, या कोई भी सीधे क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो नेतृत्वहीन था, ठीक है, जिसमें कोई नेता नहीं थे, तो यहाँ याद रखना है आपको किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ठीक है। क्या था ये, तो नेतृत्वहीन था ये, नेतृत्वविहीन, ठीक है, नेतृत्वविहीन आंदोलन था ये, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी मतलब लीडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से थोड़ी सी बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब आइए अगला महत्वपूर्ण डेट जो हमारा होगा, वो अगला महत्वपूर्ण डेट क्या होगा, तो अगला महत्वपूर्ण डेट हमारा होगा 1945 का, ठीक है। 1945 में याद रखेंगे, ठीक है। 1945 में क्या हुआ था, तो इस समय ना वेवेल समझौता हुआ था, ठीक है, वेवेल समझौता, ठीक है, वेवेल समझौता, ठीक है। था क्या ये, वेवेल जो था 1945 में भारत का वायसराय था ये, ठीक है। 1945 के समय ये क्या था, वेवेल, तो भारत का वायसराय था ये, क्या था, तो वायसराय था,
ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक समझौता रखा, एक सम्मेलन रखा, एक मीटिंग रखा, जिसमें कांग्रेस को भी बुलाया और उसमें मुस्लिम लीग को बुलाया और दोनों को बुलाकर, ठीक है, कुछ बातें उसने शुरू की। देखिए उस समय होता क्या था कि भारत में टोटल महत्वपूर्ण जो पद थे, ठीक है, महत्वपूर्ण पद वो 14 थे, ठीक। तो 14 महत्वपूर्ण पद थे। तो अंग्रेजों ने पहली बार ऐसा प्लान बनाया कि इस 14 महत्वपूर्ण पदों में से हम क्या करते हैं कि 2 पद रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, 2 पद अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जो 12 पद बचेगा, इस 12 को हम लोग 6-6 करके बांट देते हैं, ठीक है। 6 पद देते हैं किसको, तो 6 पद देते हैं कांग्रेस को, ठीक है, और 6 पद किसको दे देते हैं, तो 6 पद दे देते हैं मुस्लिम लीग को, ठीक है। ऐसा यहां पर प्लान बनाया किसने, अंग्रेजों ने, ठीक। अब ये 2 पद जो रखा जा रहा था, ठीक है, तो ये 2 पद कौन कौन से थे, तो एक पद रखा जा रहा था सेनापति का, ठीक है, जो सेना का हेड होते हैं उनका पद रख रहा था अंग्रेज लोग, और दूसरा पद किसका रख रहा था, तो वायसराय का रख रहा था। और कह रहा था इसके बाद कि बाकी जो पद बचे वो सारे पद आपके, मतलब कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद आप ही रख लीजिए और बाकी झुनझुन्ना हमको दे दीजिए, ठीक है। तो इस झुनझुन्ना को लेकर ये सम्मेलन हुआ था। अब ये सम्मेलन में हुआ क्या था कि बीच में ही सम्मेलन समाप्त हो गया था, झगड़ा वगैरह हो गया था, किसके बीच में, देखिए कांग्रेस का नेतृत्व जो उस समय कर रहे थे, वो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे कौन, तो मौलाना कलाम, ठीक है, मौलाना कलाम, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो मौलाना कलाम जो थे, ठीक है, ये कांग्रेस की उस समय पर नुमाइंदगी कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कर रहा था, ये कौन कर रहा था, तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जिन्ना, ठीक है। कौन कर रहा था, तो जिन्ना कर रहा था, ठीक है। तो आइए हम लोग जिन्ना के बारे में देखेंगे। जिन्ना, ठीक है। तो ये जो जिन्ना जो था, ये मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहा था। अब होता क्या है कि इस वेवेल समझौते में ऐसी बात कही जाती है कि अंग्रेजों ने तो कह दिया कि 6 इधर से आएंगे, 6 इधर से आएंगे। अब नखरा ये करना शुरू कर दिया। क्या नखरा करता है, तो ये कहता है क्या है जिन्ना कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो 6 मेंबर चुन के आएंगे वो 6 के 6 मुस्लिम होंगे, ठीक है। उसने अपनी प्रस्ताव रख दी। अब इन लोगों ने कहा कि चलो भाई ठीक है, वो तुम्हारी मसला है, तुम अपने तरफ से जिसको चुन के भेजना चाहे भेज सकते हो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि कांग्रेस के तरफ से जो मेंबर चुन के आएंगे वो 6 के 6 हिंदू होने चाहिए। अब यहां पर समस्या क्रिएट हुआ। इससे में कांग्रेस के नेता के रूप में मौलाना कलाम भी पहुंचे थे, सरदार पटेल भी पहुंचे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने देखा, ठीक है, इन लोगों ने कहा कि भैया तुम अपने तरफ से जिसको भेजना चाह रहे हो ठीक है भेजो, लेकिन हम किसको भेजेंगे ये तुम क्यों तय करोगे। दूसरी बात कि कांग्रेस का ऐसा मानना था कि हम लोग चुनाव कर लेंगे, जनता जिसको चुनेगी उसको हम पद पे बिठा देंगे, हम अपने तरफ से किसी को क्यों बैठाएं जो जनता का लोकप्रिय होगा। तो यहां पर मौलाना कलाम का कहना था, सरदार पटेल का कहना था, खान अब्दुल गफ्फार खान का यहां पर कहना था कि यहां पर इसे कांग्रेस के तरफ से अगर 6 के 6 अगर मुस्लिम चुने जाते हैं तो मुस्लिम को भेजेंगे हम, अगर 6 के 6 जनता, अगर जनता जो है वो 6 के 6 को हिंदू को चुनते हैं तो हिंदू को भेजा जाएगा, अगर जनता 6 के 6 जैन धर्म को चुनता है उसको भेजा जाएगा। मतलब कांग्रेस वासियों का कहना था, कांग्रेस वालों का, कि जनता जिसको चुनेगी हम उसको भेजेंगे, आपको क्या करना है वो आप समझिए। और इसी बात पर विवाद होता है और वेवेल समझौता असफल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने ये 1945 के बारे में जो पढ़ा वो किसी काम का नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ भैया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वेवेल समझौता के बारे में कि वायसराय कौन था, कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन गया था, कौन कौन सा पद अंग्रेज अपने पास रख लिए थे। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो ये आप लोग याद रखेंगे 1945 के बारे में, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे बताते हैं हम। चलिए एक 1946 का एक डेट है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 16 अगस्त को 1946 में 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त को एक घटना हुआ था भारत में, ठीक है, जिसको नोआखली दंगे के नाम से जानते हैं, ठीक, नोआखली दंगा, ठीक, नोआखली दंगा। ये नोआखली जो जगह है ये कहां है, तो कोलकाता में, ठीक, कोलकाता जो उस समय कलकत्ता था, उस कलकत्ता का एक जगह था नोआखली, और उस नोआखली में दंगा होता है हिंदू मुस्लिम को लेकर। और ये दंगा करवाने का श्रेय किसको जाता है, तो जिन्ना को जाता है, क्योंकि उसने 1946 में, मतलब 1945 में वेवेल समझौता में जो उसकी बेइज्जती हुआ था उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया था, तो वो प्रत्यक्ष कार्यवाही किया था।
ठीक है, मतलब उसने कहा था कि अब जो है ना डायरेक्ट एक्शन होगा, ठीक है, मतलब कि जो करना होगा हम डायरेक्ट करेंगे। तो मतलब सीधे मानसा दिख रही थी कुछ ना कुछ, ठीक है, अनर्थ काम वो करने वाला है, ठीक। तो यहां से वो, ठीक है, डायरेक्ट ये जो है ना एक्शन के तहत वो कोलकाता के नोआखली में दंगा करवाता है और उसमें, ठीक है, हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम मारे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटा सा डेट था जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहीं देखिए नोआखली की बात आती है ना, तो जब समय आता है आज़ादी की, ठीक है, तो जब हमें आज़ादी मिलती है 1947 के समय में, तो सारा देशवासी जो है ना आज़ादी के खुशी में झूम रहा था, लेकिन गांधी जी उस समय कलकत्ता की इस नोआखली में घूम रहे थे और जो भी यहाँ के लोग था उनको सराहना दे रहे थे, ठीक। अब आइए हम बात करेंगे 1947 के बारे में, ठीक है, और इसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है, अपनी इस पूरे के पूरे जो महत्वपूर्ण डेट की सीरीज थी। ये 4 वीडियो में आपके टोटल समाप्त हो गए हैं। अगर आपको कोई एग्जाम देना हो हाल फिलहाल में तो 4 दिन में, तो एक बार इसको चारों को देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय में हमने सारे डेट्स को यहाँ पर ये बता दिया है, तो आप लोग देख लेंगे सारा चीज क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे आइए हम लोग बात करेंगे 1947 में। तो आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। हुआ यह था कि 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को क्या हुआ था, तो विभाजन हुआ था। 14 अगस्त को विभाजन हुआ था, और विभाजन में क्या बना था, तो देखिए क्या बना था विभाजन में। देखिए विभाजन में क्या बना था, देखिए ये वाला जो हिस्सा था बंगाल का, इसको 2 भाग में बांटा गया। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी, तो ये जगह जो था वो बंगाल था, ठीक है। अब बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया, और इसको बांटने के बाद एक इसको बना दिया गया, ठीक है, क्या, तो पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर भारत की सीमा जो है ये, मतलब भारत का विभाजन करके इसको 2 अलग अलग भाग में बांट दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये कब किया गया, 14 अगस्त को। और जैसे ही 14 अगस्त को ये अलग होता है, 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से 1947 से ये चीजें याद रख लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद 1947 के बाद जो महत्वपूर्ण डेट आता है, वो महत्वपूर्ण डेट आता है 1949 का, जब संविधान लागू हुआ था। 1950 का डेट आता है, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था और जब बना था, जो भी हो। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही सारी चीजें बता दी है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख लेंगे। एक छोटा सा डेट रह जाता है, आइए उसको यहीं क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 1946 में एक छोटा सा काम रह जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब भैया इस कैबिनेट मिशन की हम चर्चा यहाँ करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो आपको 27 जनवरी के आसपास वो अपलोड किया गया है उस पर, ठीक है, वहां जाके आप देख लेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, संविधान सभा के बारे में, सारी बातें आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने स्पेशल उसके लिए अलग वीडियो बना दी है, तो आप लोग जाके वहां देख ले। और इस प्रकार से हमारे जो भी महत्वपूर्ण तिथियां थी ये सारी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो भी हमारा वीडियो आएगा वो प्रत्येक अलग अलग टॉपिक पर एक कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे फिर से अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।